छो? हूँ गोहिल देवेनीबेन सेंट जेवियर्स हाईस्कूलनी अंदर आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। केम छे? અત્યાર સુધી આપણે કમ્પ્લીટ 17 લેસન છે એ પૂર્ણ કરેલ છે। નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કાશ્મીરની વાત પણ કરેલી હતી। તો અત્યાર સુધી આપણા કમ્પ્લીટ 17 લેસન છે એ પૂરા થઈ ગયેલ છે અને 23 લેસન છે એમાં 18મા લેસને આપણે પહોંચ્યા છે। એટલે એવું કહેવાય કે લગભગ 4 થી 5 લેસન છે હવે આપણા બાકી છે। તો તમે બધા પણ સાથે સાથે પુનરાવર્તન કરતા હશો એવી આશા છે। તો બધા જ છે એ ફરીવાર કહું છું કે એક વાર છે એ વાંચવાનું રાખજો, જેથી કરીને તમને આગળ જતાં છે એ તકલીફ ના પડે। 18મું આપણું લેસન છે રચના। રચના એટલે કોને કહેવાય? રચનાનો અર્થ શું થાય? રચના એટલે શું? नवी रचना करवी। तो रचना का अर्थ क्या है वो हमें यहाँ पर बताया है। रघुवीर चौधरी की यह कृति है। जन्म उसका 1938 में हुआ है। बापूपुरा उत्तर गुजरात में हुआ है। स्कूली शिक्षा माणसा, उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन गुजराती यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ है। रघुवीर भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विद्याओं पर साविष्कार लिखा है। कई सारे उनके अंक है वह यहाँ पर आपको बताए गए हैं। कला साहित्य हो, कथा साहित्य हो, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में भी उसने योगदान दिया है। अमृत उपरवास, कथायत्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि उपन्यास उनकी कीर्ति से स्तंभ है। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता, उपरवास, कथायत्री हिंदी के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निपट संकर शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ है। ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं की प्रमुख आयाम भी है। हम देखते हैं कि गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित व हो चुके हैं। रणजीतराम सुवर्ण चंद्रक, उनके बाद मुंशी सुवर्ण चंद्र, गोविंद्र राम त्रिपाठी का पुरस्कार भी उसके मिल चुका है। साहित्य अकादमी का फेलोशिप भी प्राप्त कर चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उसे मिल चुका है। शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जमाई ले रहा था और दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करके दिखाई देते हैं। गोपी प्रवेश करती है। यहाँ पर एक नाटक है और बल प्रयोग और तोड़फोड़ करने का तरीका बहुत दिनों से काम न लाया जा रहा है। तो कुछ मित्र है वो आपस में बात कर रहे हैं। गोपी, दोनों ओर देख लेना बाद अविनाश जी यहाँ नहीं आए। निमेश, अरे गोपी, तुम क्या कोई काम था अविनाश का? खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। कविता समझने से कोई फायदा नहीं होता गोपी, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। कि कविता सांभळवाथी शुं थशे? गोपी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो रमेश भाई? कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। निमेश, पर आत्मा या संवेदना हो तभी न। क्या निमेश भाई, आत्मा नहीं है? कभी थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जोर हमारे हाथ है वही पर्याप्त है। कि जो हमारे हाथ में है वही है। हाथ तो सभी के होते हैं, पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। कि हाथ तो बधानी पास है, पण आपणे आनो कमाल चमत्कार बतावशुं। मैं समझी नहीं नरेश भाई। हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो। सो तो आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने का चाह रहे हो तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों न दूँ। એ કહે તો પઢીશ વાંચીશ જ એમ, તમે કહેશો ને વાંચો એવું નહીં, પણ
આજે મારે તમારા હાથનો કમાલ છે એ જોવો છે, તો મને એવું થાય છે કે હું પણ તમારી સાથે ચાલું. અહીં આપણે જોયું કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર એક કાર્યાલય ચાલે છે અને આ કાર્યાલયના દરવાજાની સામે જ 4 મિત્રો છે, નિમેશ, રમેશ, નરેશ અને ગોપી. આ 4 યુવક છે એ અનશન કર રહે. અનશન એટલે આપણે કહીએ કે ધરણા ધરીને બેઠા છે. અને गोपी अविनाश को खोजते हुए आते हैं. गोपी गोती गोती आवे છે કે ક્યાં ગયા. वह गोपी को यहाँ प्रसाद जी की कविता समझाने को कहती है. અને રમેશ એને કહે છે કે આ કવિતા સમજવાનો સમય છે, એનાથી શું થવાનું છે એ કે એની કરતાં તમારા હાથનો કમાલ છો. અને એ કે હાથનો ઉપયોગ એટલે રમેશ કહે છે હા, यहाँ हटने वाले नहीं है और न पंचायत को किसी सदस्य को हटने देंगे. એ કે અમે પણ પંચાયતની સામેથી નહીં જાઓ, અમે પંચાયતની સામેથી કોઈને જવા દેશું नहीं. तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ अविनाश से भी कहूँगा कि तुम आई थी, जाओ, मगर हाँ इसका इंतज़ार मत करना. आज यह हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न दे देते. આજે અમે અહીંયા પંચાયતની સામેથી નહીં જઈએ કે એમને પણ અમે જવા દઈશું નહીં જ્યાં સુધી અમારા પ્રશ્નનો જવાબ ન મળે. તમને ખબર હોય તો પહેલાંના માણસો છે જ્યાં સુધી, જેમ કે ગાંધીજી સત્યાગ્રહ આશ્રમ કરેલો, મીઠાનો ભંગ કરેલો, ક્યાંય દિવસો સુધી ખાવા પીવાનું છોડી અને એની સામે જ બેસી જતા. અને ઘણી વખત તમે જોયું પણ હશે કે માણસો છે એ પોતાની વાત મનાવવા માટે મોટા મોટા લોકો છે બધા ભેગા થઈને આવો આક્રોશ વ્યક્ત કરતા હોય. તો એવું અહીંયા છે. जवाब क्यों नहीं देंगे, जो लंबा भाषण कर सकता है उन्हीं के लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है. आसान होता तो यह यहाँ आकर हमसे बात न करते. खड़ा होकर चौकीदार की ओर आता है. देखो तो सही, दरवाज़ा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं, नालायक उल्लू के पट्टे. એ કે ભાષણ કરે છે મોટા મોટા, તો જવાબ કેમ નથી આપી શકતા? અને બધા માણસો અંદર છે અને એનો ચોકીદાર એક છે એની બાજુ આવે છે. अपशब्दों के उपयोग कर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखो. अपशब्द बोले छे ये. तभी तो हम अभी तक शांत हैं. कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन तक प्रतीक्षा की, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठ गए हैं. કે કેટલા દિવસોથી આપણે એને પત્ર લખ્યો, એની રાહ જોઈ અને એનું નિરાકરણ ન આવવાથી આપણે અહીંયા બેઠેલા છીએ. नरेश की बात को आगे बढ़ाती हो. ठीक 2 घंटे पहले उसकी मीटिंग शुरू हुई थी. बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया, जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं. થોડી થોડી વારે મીટિંગ બોલાવે છે, અંદરો અંદર વાતચીત થાય છે, પણ વાતચીત કરવા માટે આ લોકોને બોલાવતા નથી. ऐसा तो नहीं, पर वे जानते हैं कि पिंजरा पोल है, मवेशियों की तरह वे कुछ नहीं कर सकते हैं. ऊंची आवाज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, जवाब तलब कर सकते हैं. फक्त आप जो बोलते हैं वह सुन सकते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते. और हम देखते हैं कि नरेश पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास जाकर दरार के भीतर देखने की कोशिश करता है. रमेश को बताता है कि अंदर कोई मुंह से मुंह डाले बातचीत कर रहा है. आखिर सदस्य साहब ने कहलवाया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो. बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का सदुपयोग कर सकते हैं? अविनाशी कर सकता है. हमने कहा कि जाओ भाई, एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख लाओ. पर बड़ी देर की. शिष्ट शब्द खोज रहा था. आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता. बस हमने मैटर दे दिया. मैं जान सकती हूँ, क्यों नहीं, सारा गांव जानता है. इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सदुपयोग किया है. चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली. गोपी, इस बात पर तुम भीतर जाकर उन लोगों की बधाई दो, मज़ा आएगा. वे हमारे मजाक समझ पाए तभी न. वे समझे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है. क्या सबसे सब बुद्धू है?
अंदरना जे माणसो छे ए आवेदनपत्र देवानुं कहे छे अने गोपीने बधाई आपवा माटे त्यां मोकले छे। अविनाश छे पंचायतना अधिकारीओ छे एने आवेदनपत्र देवा माटे तैयार करे छे अने भिन्न भिन्न जे घोटाळा कर्या छे एनो उल्लेख करेलो छे। रमेश चौकीदारने आवेदनपत्र अंदर आपवा माटे कहे छे अने चौकीदार थोड़ा समय पछी कमरानी अंदर बाहर आवे छे अने किसी को कुछ बताए बिना कार्यालय में ताला लगा देता है। कांई कीधा वगर कार्यालय ने ताळुं लगाड़ी अने पोते बेसी जाय छे। है तो बड़े चालाक पर जरूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया? जरा देखो तो सही गोपी, या शायद डंडा के घर बैठा है। आप लोगों को हर्ष न हो तो उनके साथ यहाँ लाऊं? हर्ष तो शायद तुम्हारे बड़े भाई को होगा। यह आपकी गलतफहमी है। मैं आऊँगी, जाती हूँ। एनो भाई छे पत्र लखवा माटे गयो छे, ए जाय छे अने एने बोलावीने लावे छे। क्या कुछ पता चला? कैसे चले? मुंह से मुंह डाके खूर खूर कर रहे हैं। केम खबर पड़े? कारण के बधाय मोढानी अंदर मोढुं नाखी अने वातो करी रह्या छे। प्रवेश करते हुए किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारे जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। सो तो है ही। क्या लिखा? बस वही, उनके सभी घोटाले पंचायत के घाटे के कारण, अवर्तकों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाली रेशन को काला बाजार में बेचने की बात। पूछे सकते शू लख्युं आ पत्रनी अंदर? એટલે કે જે એના ઘોટાળા કર્યા છે એટલે જે પૈસો ખાઈ ગયા છે, પછી માણસોને જે વિતરણ કરવાનું હોય છે એના પ્રશ્નો, ગરીબોને જે રેશન મળે છે એ કાળા બજારમાં વેચી દે છે એ પ્રશ્ન। वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली का है, कि रेशन वगैरह काम तो सरकारी मंडळीनुं छे, अमारुं न चाले। मगर उस मंडली पर कुंडली मार कर तो वे ही बैठे हैं या कोई और? ठीक है, जाओ। आओ अविनाश, आप दिया है रमेश भाई? हाँ, आप बड़े हैं हम सबसे। इससे क्या? हमको लगा तो अविनाश नहीं। एमां शुं थई गयुं? हूँ दઉં के तू दे? पण के ना, तमे मोटा छो એટલે तमे आपो। छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही आवा जवाब चाहिए अभी। के पहला तमे आपी आवो ने कहो आज ज जवाब जोईए छे अने हमणां ज। अहीं आपणे जोयुं के कार्यालयनी पश्चात अनशन पर बैठे युवकों को यह समझते देर नहीं लगती कि अधिकारी पत्र पाकर पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। अनशनकारियों को इससे बहुत गुस्सा आता है। पाछळना दरवाजाथी आगळ ताळुं मारी दे छे अने बधाय पाछळना दरवाजाथी भागी जाय छे और वधारे गुस्सो थाय छे। पंचायत भवन पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। अविनाश को यह अच्छा लगता नहीं है, प्रतीक्षा करने के पक्ष में है। दूसरे लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, कार्यालय के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यह मकान हमारा है, हम इस नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अनशनकार्य उसे वहां से हट जाने के लिए कहते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता। पत्थरबाजी जारी रहती है। नरेश के पत्थर से अविनाश को भी चोट लगती है। उनके जो अधिकारी है वह वहाँ छिपे हुए हैं और पिछले दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं। इससे सबको अच्छा नहीं लगता है और सब लोग हैं वह दरवाजे को पत्थर मार रहे हैं और कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं और इसी ही नुकसान की वजह से अविनाश है उसको भी एक पत्थर लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बात की गई है कि कुछ नहीं, वह आएगी तो हमें उसे बात देंगे, कानून का भंग करवाने वाले पकड़ा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग भाग गए हैं सभी दरवाजे से, धैर्य से, उसका दृढ़ता से भागकर कहाँ जाएंगे? उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया। वे लोग अब खा पीकर चैन से सोएंगे और हम यहाँ सब खा पीकर घर जाकर सो जाएंगे और हम यहाँ अनशन पर बैठे रहेंगे। उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उसकी नींद हराम कर देंगे। क्या करोगे? ठीक है, वह जो सोने जा रहे हैं
हम उसे सोने नहीं देंगे, उसकी नींद हम हराम कर देंगे। दरवाज़ा तोड़कर अपना वह पत्र खोज निकालेंगे, फिर भी जाएंगे अनेक घर, वहाँ से उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि वहाँ से पत्र लेकर हम उनके घर जाएंगे तो कि वहाँ हमें उनके कुत्ते रोकेंगे। चले अविनाश भाई, उठाए पत्थर, मजाक छोड़ो, इस सभी मजाक समझ रहे हो। बाहर है पंडित, चलो उठो। और सब एक एक करके पत्थर है वो उस पर मार रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई ना लोग हैं वह इस पत्थर को मारने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, वरना क्या, तुम ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था। अविनाश कहते हैं कि तेन अमने भड़काया, હવે तू रोके छे। भड़काया नहीं था, जगाना चाहा था, शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आप तो, तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ यह तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता, तो हमें साथ दो। हाँ, हमसे तो ज़्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बढ़ाओ। तीनों जोरों से पथराव शुरू करते हैं, टूटते फूटने की आवाज़ें आने लगती हैं। आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है, भले ही मुझे चोट लगे। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश, नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। अविनाश खड़ा हो जाता है और चारों ओर से पत्थर मारते हैं और अविनाश को न लगे इसकी पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, वे थोड़े ही हमारे दुश्मन हैं। पथराव चल रहा है, वहाँ गोपी दौड़ती हुई आई, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। ओह, यह क्या, आप लोग अविनाश जी पर वार कर रहे हैं। गोपी देखते हैं कि अपने पर पत्थर चला रहे हैं, तो आप अविनाश को ही मार रहे हो। नहीं, मकान पर। इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए, वे नहीं हटेंगे तो हमारे पत्थर भी इन्हें चोट पहुंचती है। तो क्या उसे कहो कि यहाँ से हट जाए, हम मकान को मार रहे हैं, हम अविनाश को नहीं। और अविनाश है वो अपनी बात से डटा हुआ है और वहीं से न हटने की बात है वह करता है। गोपी घायल अविनाश के पास पहुंचती है। अविनाश उसे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं, यदि आग के गोले आते हो तब भी वे वहाँ से नहीं हटता। वे लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे रचा नहीं था। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। मेरी जगह से यह लोग होते तो यह भी मकान की रक्षा करते, उन्हें तोड़ते नहीं। कि इस मकान की जब नींव बनी थी तब उस नींव का मैं हिस्सेदार था, इस वजह से मैं इस मकान को तोड़ने के लिए मना करता हूँ। सब कहते हैं कि यह चोट खाए, हम तो इन्हें बचा रहे हैं। हो सकता है कोई पत्थर छिड़कर हो सकता है। अच्छा, तो इसका लाभ मुझे भी मिले। आप तो सुरक्षित है, बुद्धिमान है, रुक जाओ। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चल रही है ताकि पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर पार करने का मौका नहीं छोड़ते। जैसे गोपी यहाँ जाती है तो पीछे से मारते, इधर जाती है तो पीछे से मारते। गोपी है वो बचा रही है और तीनों मित्र है वो पत्थर फेंक रहे हैं। ऊंची आवाज से उन्होंने रोका, मत गोपी, यह सुरक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने हाथ में कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान ने लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। रचना शब्द जो यहाँ पर इसका शीर्षक है, तो रचना का अर्थ है कि इसने किसी बात की रचना नहीं की है और मैंने खुद ने इस मकान की नींव की रचना की है। मैंने इस रचना में अपना हाथ लगाया है, इसी वजह से मैं इस मकान को चोट नहीं आने दूंगा। अविनाश की बात छू गई। रुक जाओ निमेश, नरेश नहीं रुकता। रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गवा देता है। अविनाश को चोट लगती है। ओह, आपने यह क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। यह तो कुछ भी नहीं है गोपी, 2 कदम आगे
आगे आकर सामने से आग के गोले आते तो भी मैं यहीं हटता नहीं। यदि निमेश नरेश ने भी मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बढ़ाया होता तो वे भी स्थान पर खड़े होते, अंत तक अड़िग रहते। पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने रचा नहीं। ये लोग तोड़ना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने रचना नहीं की। और एक बात मैं आपको बताऊं कि यह पाठ में जो आपको बात बताई है, जो मित्र आपस में लड़ रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी कोई बात हो तो हम चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उसकी सच बात है वह नहीं जानते हैं और आक्रोश हम दूसरों पर डाल देते हैं। मकान जला देते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, कितना सारा दंगा फसाद हम करते हैं। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन था तो जो लोग हैं उनके ऊपर जब परेशानियाँ थी तब चारों ओर है हम देखते हैं कि लोगों ने हाहाकार मचा दिया था। तो उसको ही मदद करने के बजाय हम चारों ओर ऐसी तूफान है वह देखते हैं, वही यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें माफ़ करो अविनाश, तुमने आज हमारे सही अर्थ लगाया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प कर रहे कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। कि हमें क्षमा कर दो, आज से हम किसी भी सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसके हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे और जब तक उनका जवाब ना आए तब तक हम उनको सहेंगे। इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? हो सकता है कि इस नई प्रसाद की रचना विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले रही हो। आगे आकर बैठती है, सब उसका अनुसरण करते हैं और उसकी रचना है, वह रचना वहाँ पर शुरू होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अविनाश की बात अन्य अनशनकारियों को प्रभावित करती है। वे अपने लिए अफसोस है वह करते हैं। रमेश अविनाश से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आज तुमने हमें सही अर्थ में बात बताई है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनशनकारी संकल्प करते हैं कि वे किसी की रचना को भी तोड़ेंगे नहीं और प्रतीक्षा करेंगे और जब तक वह ना आए तब तक वह उसको सहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे हैं, पर उन छोटे से बच्चों में परिस्थितियाँ का वर्तमान जो परिस्थितियों में नवयुवक जो तोड़फोड़ करते हैं उनके बजाय उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रतीक्षा न करने के बजाय हम देखते हैं कि दंगा फसाद होता है नाच जात पर, कितने लोगों को जला दिया जाता है। कितना आपने नायक पिक्चर देखा होगा, उसमें भी आप देखते हैं कि दंगा फसाद होता है, बसों को जला दिया जाता है, घरों को जला दिया जाता है, तोड़फोड़ होती है। तो उसकी बजाय हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही इस एकांकी का संदेश है। आजकल हम देखते हैं कि अविनाश एक समझदार युवक है, वह नियमानुसार काम करने के विश्वास करता है, तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगा है, इसकी नींव होने के वजह से उसने उस नींव को तोड़ने से बचाया है। आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों ने तोड़फोड़ करने का, संपत्ति को नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ा ली है, वह गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और अपने राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इसी प्रवृत्ति पर लोग लगाते हैं। आवश्यक है हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। घरे તમે જોજો કે કોઈ વાત ઉપર તમને ગુસ્સો આવે તો તમે શું કરો છો? ટીવી તોડી નાખો છો, મોબાઈલનો ઘા કરી દો છો, વસ્તુને તોડી ફોડી નાખો છો, મારો છો। એનાથી ઘણી જગ્યાએ એવું થાય કે હાથ પગ ભાંગી જાય, તૂટી જાય છે અને જ્યારે ગુસ્સો શાંત થાય ત્યારે આપણે અફસોસ થાય છે। પણ પછી શું? મોબાઈલ તૂટી ગયેલો ફરી સાજો થશે? તૂટી ગયેલું ટીવી સારું થશે? ઘરમાં તોડફોડ થઈ ગઈ એ ફરીવાર થશે? ઉલટાનું નુકસાન થયું અને પૈસા વધારે બગડશે। લોકોના હાથ પગ ભાંગ્યા તો દવાખાને જવું પડશે, મારામારીના કેસ થશે। તો આનાથી આપણે નુકસાન કરીએ છીએ। એના કરતાં તમે એવું કરો કે એ વ્યક્તિ સાથે બોલવાનું બંધ કરી દો,
ઘણા બધા એવા રસ્તા છે કે જે એને ગમતું ના હોય એ વસ્તુ તમે કરો તો ઓટોમેટિકલી, અને કોઈ પણ વસ્તુ છે કે તમે એક વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછે ને તમે એને 4 વાર સુધી જવાબ ના આપો ને એટલે એનું મગજ તપી જાય. પણ મૌનની ભાષા શીખો. ગાંધીજી કહેતા ને કે મૌનમાં સૌથી વધારે તાકાત છે અને હિંસા કરતાં અહિંસા છે રહેલી છે. એટલા માટે ગાંધીજીનું મેઇન હથિયાર હોય ને તો અહિંસા. એ અહિંસા સાથે લડ્યા છે. એવું કહેતા કે મારામારીથી હિંસાથી કાંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. તો એ જ વસ્તુ ગાંધીજીના રસ્તે ચાલવાની વસ્તુ છે. એ જ આ પાઠનો સાર છે. અને નવનિર્માણની વાત છે એના કરતાં પ્રાચીનની જે વિનાશકારી જે આપણે અપનાવીએ છીએ એ વિનાશ કરતાં કંઈક આશાવાદી છે અહીંયા રહેલું છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે પંચાયતની એક નાની એવી વાત છે, જેણે ઘોટાળો કર્યો છે, માણસોને કાંઈ મળતું નથી, તો એનાથી શું થશે? પ્રશ્નનું કોઈ સમાધાન મળશે? કારણ કે એ લોકો એમ કહે છે કે અમારા હાથમાં નથી, ઉપરના હાથમાં છે. ઉપરવાળા કે અમારા હાથમાં નથી, એના ઉપરના હાથમાં છે. એટલે અધિકારીઓના હાથ નીચે એટલા બધા લોકો દબાયેલા છે કે તમને એનો ઉત્તર ક્યારેય પણ નહીં મળે. અને તમને વ્યક્તિ નુકસાન પહોંચાડે છે, વ્યક્તિની વસ્તુ નુકસાન નથી પહોંચાડતી. આ મકાન ઘરને ફોડી નાખવાથી શું થશે? તોડી નાખવાથી શું થશે? એ લોકો તો સરકારમાં કહે છે, સરકાર નવું નખાઈ દેશે, એમાંથી એનું નુકસાન કશું નથી થવાનું. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે એ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં આજના યુવકો છે એ તોડફોડ કરીને આક્રોશ વ્યક્ત કરે છે, પણ હકીકતમાં એની પ્રતીક્ષા કરવી જોઈએ. સામાજિક કાર્યોની અંદર જે જોડાયેલા છે એના માટે ખાસ સંદેશ મળે એટલા માટે આ પાઠ અહીંયા તમને રચના રૂપે અહીંયા આપેલો છે. અને અંતમાં સ્વાધ્યાય છે તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાનો છે. ફેરબુક બનાવી હોય તો એની અંદર પણ તમારે લખવાનો છે. અને ત્યાર પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમારું જે 19મું લેસન છે તોતાઓ ઇન્દ્ર, એની ચર્ચા છે આપણે કરવાની છે. તો એકવાર તમે એ લેસનને ખાસ કરીને વાંચી લેજો, કારણ કે આ એક સંવાદ રૂપે પાઠ છે એ રહેલો છે અને એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. ધન્યવાદ. નમસ્કાર.